एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे वो एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ से शुरू हुई उसकी कहानी। स्ट्रांग नीड थी कि कोई एक पॉलिटिकल एंटिटी हो जो बाकी पूरी इंडिया के लोगों की बात ब्रिटिशर्स के सामने रख सके। तो उनको एक ऐसा विकल्प चाहिए था जो कुकर का काम करे, कुकर की सीटी का काम करे। अगर इसको शुरू ही करना है तो बीज को अगर बोना ही है तो ये काम सिर्फ एक यूरोपियन कर सकता था। लेकिन हम जब भी देखते ईविल हम सिर्फ हिटलर को देखते, लेकिन मुझे लगता है कि उतना ही ईविल विंस्टन चर्चिल भी था। एक मेन पिलर है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का। उनकी तरफ चलते गांधी जी। और फिर जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट हुआ और हमने आर्मी भेजी थी। और फिर तब तक कबाली काफी अंदर आ चुके थे। जैसे 563 प्रिंसली स्टेट्स थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने 560 प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ऑलरेडी शामिल किया था। लगता है कि इस गांधी जी की सोच को लेकर आज भी हम चल रहे हैं और हमारा आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। नमस्कार एंड वेलकम गाइस। सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो आज है वो 15 अगस्त का पावन अवसर, जिस दिन हम सब भारतीय स्वतंत्र हुए और इसी दिन को आज हम सेलिब्रेट करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जान के और ज़्यादा जानेंगे कि क्या प्राइस पे करनी पड़ी हमें इस इंडिपेंडेंस को कमाने के लिए। तो इसी बात पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक बोल। अभिषेक, वापस आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिछला एपिसोड जैसे उसको भी बहुत अच्छे रिव्यूज और रिस्पांस आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है अभिषेक, लोग आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो आज आप हमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे वो एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ से शुरू हुई उसकी कहानी, इसके बारे में आप प्लीज बता दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसकी शुरुआत एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि एक एक्स सर्विसमैन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उन्होंने की थी। अब इसकी शुरुआत करने से पहले बैकग्राउंड ये था कि इंडिया में ऐसी कोई भी मिलिट्री पावर उस टाइम इतनी पावरफुल नहीं थी, या फिर उस स्टेट में नहीं थी कि वो सीधे सीधे ब्रिटिशर्स के सामने मुकाबला कर सके। तो इसलिए एक स्ट्रांग नीड थी कि कोई एक पॉलिटिकल एंटिटी हो जो बाकी पूरी इंडिया के लोगों की बात ब्रिटिशर्स के सामने रख सके, उनको अपना हक दिला सके और उनको उनकी जो भी डिमांड्स है वो पूरी की जा सके, एटलीस्ट उन तक पहुंच सके। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म की कमी थी और नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो फिर बना। तो इसके पहले भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, जैसे कि बॉम्बे बॉम्बे एसोसिएशन हुई या फिर इंडियन एसोसिएशन हुई। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया लेवल पे शुरू होने के लिए आई थी, लेकिन वो प्रोविंसेस तक ही लिमिट रह गई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर एक नेशनल विकल्प के तौर पर एक उभरी। अब इसमें क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत एलन एक्टिवियन ह्यूम ने की थी, जो एक सर्विसमैन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो इसमें लोगों को ये डाउट आता है कि क्या ये ब्रिटिशर्स की एक कंस्पिरेसी थी कि कोई एक, मतलब उनका ही आदमी शुरू कर रहा है, तो डाउट के गहरे में तो आता ही है। तो इसलिए दो थ्योरीज अक्सर प्रोपोगेट की जाती है। पहली थ्योरी सेफ्टी वॉल थ्योरी जो होती है वो, और दूसरी थ्योरी नेशनलिस्ट थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी ये लाला लाजपत राय ने प्रोपोगेट की थी। उसके अकॉर्डिंग ये था कि ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा ब्लो मिल गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो उनको एक ऐसा विकल्प चाहिए था जो कुकर का काम करे, कुकर की सीटी का काम करे। इस कुकर की सीटी में कैसा होता है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है लिमिट से ज्यादा, तो विसल देती है वो हाँ। सीटी। तो इससे पता चल जाता है कि अब प्रेशर एक्सेस हो गया है। तो इसकी सूचना मतलब अगर ब्रिटिशर्स, मतलब अगर इंडिया में लोग हैं उनमें अगर अनरेस्ट फैल जाता है, तो उसकी पहली खबर ब्रिटिशर्स को लगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू। तो ये एक थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी है कि नेशनलिस्ट थ्योरी, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। उनके अकॉर्डिंग अगर इसकी शुरुआत कोई इंडियन आदमी करता, तो इसकी शुरुआत होने से पहले ही उसको ब्रिटिशर्स सप्रेस कर देते। तो अगर इसको शुरू ही करना है, तो बीज को अगर बोना ही है, तो ये काम सिर्फ एक यूरोपियन कर सकता था।
तो इसके पीछे ये कहानी है बेसिकली। अच्छा, अच्छा। तो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन वो लीडर्स थे जो कि मेन पावर संभालते थे, या कौन ऐसे लोग थे जो जुड़ते गए आईएनसी में? या तो शुरुआत में एलन एक्टिवियन ह्यूम थे, उनके साथ योमेश चंद्र बैनर्जी थे, फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। बॉम्बे में इनका पहला सत्र भरा, बॉम्बे में 1885 में, दिसंबर अच्छा, 1885 में पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। उसमें 78 लोग प्रेजेंट थे, और ये जो लोग थे वो बंगाल के ज्यादा थे इसमें, क्योंकि बंगाल में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने पहले ही वेस्टर्न एजुकेशन देना स्टार्ट किया था। वेस्टर्न एजुकेशन देने के बाद बंगाल के लोगों ने फॉरेन लिटरेचर को, यूरोपियन लिटरेचर को या वेस्टर्न लिटरेचर को फॉलो करना पसंद किया, या उन्होंने, क्योंकि उनको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज थी, तो उन्होंने इसको भी रेफर किया लिटरेचर्स को। और फिर उनके बीच जो डेमोक्रेसी रिलेटेड जो वैल्यूज होती है, या फिर एग्जैक्ट माइंडसेट क्या है, यूरोपियन माइंडसेट क्या है, इसका एग्जैक्ट उनको आइडिया लग गया, तो उनको टैकल कैसे करना ये भी उनको पता चल गया। और फिर ये सारे लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। बंगाल में बेसिकली मतलब इंटेल कंटिन्यू। हाँ, बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल लोग थे, मतलब ज्यादातर इंटेलेक्चुअल फाइट करना पसंद करते थे, इंस्टेड ऑफ किसी एक्सट्रीम आर्म्स या उसमें ज्यादा उसमें इंडल्ज होने से, वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल फाइट्स में इंडल्ज होना पसंद करते थे। बंगाल की अगर आपने अभी बात जो छेड़ दी है, तो इधर मैं पूछना चाहूंगा बंगाल पार्टीशन के बारे में। तो क्या हुआ था बंगाल पार्टीशन में? मतलब क्या एक्चुअली इवेंट्स क्या हो रहे थे उस वक्त, और बंगाल को इतना वैल्यू क्यों थी ब्रिटिशर्स के मुताबिक? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, कि क्योंकि बंगाल का ये रीजन था ना जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया था। तो बंगाल सबसे पहले लाइक कैपिटल था उनके लिए इंडिया में। तो जो भी कोई रिफॉर्म लाना होता तो सबसे पहले बंगाल में लाते थे। और ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन देने वाली जो संस्थाएं थी उन्होंने स्टार्ट की थी, वो भी बंगाल में थी। और उसके पीछे का रीजन ये था कि लोग वेस्टर्न एजुकेशन को सीखेंगे और उनको जो रिक्वायर्ड लेबर है, या फिर वाइट कॉलर लेबर जिसे हम बोल सकते हैं, या उनके सर्विसेज में काम करने के लिए लोग, उनके लिए उनको जस्ट एजुकेशन प्रोपोगेट करना था। लेकिन लोगों ने क्या किया, जो लोग उनकी सर्विस में काम कर रहे थे उन्होंने अपने बच्चों को भी एजुकेशन देना शुरू शुरू किया। तो जब बच्चे एजुकेशन लेने लगे और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनके लिटरेचर्स बाकी सब चीजें फॉलो करने लगे इंग्लिश लैंग्वेज के, तो उनमें एक इंटेलेक्ट सेक्टर जो सेक्शन था उसका इमर्जेंस हुआ। और फिर वो जो इंटेलेक्चुअल सेक्शन था बंगाल में, फिर वो उभर के क्वेश्चन करने लगा ब्रिटिशर्स को ही, कि आपको तो डेमोक्रेसी का मतलब, आप डेमोक्रेसी के फेवर में बात करते हैं अपने देश में, लोगों को उसकी वैल्यूज बताते हैं, लेकिन जब आप पूरे दुनिया में, ये आपको अपने कॉलोनाइज करके रखा है पूरे दुनिया को, तो इसमें आप क्यों दोगलापन कर रहे हो? तो ये क्वेश्चन सीधा पूछना स्टार्ट किया बंगाल में। और बंगाल में अनुशीलन समिति जैसे रिवॉल्यूशनरी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टार्ट हुए थे। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि बंगाल में डेमोक्रेसी रिलेटेड आइडियाज को प्रोपोगेट होना स्टार्ट हुआ। तो इसलिए बंगाल को सप्रेस करना बहुत जरूरी था ब्रिटिशर्स के लिए। और बंगाल में सीन ऐसा था कि बंगाल में 50-50, लगभग 50-50% पॉपुलेशन थी हिंदूज की और मुस्लिम्स की। उसमें भी वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते थे वो ज्यादातर हिंदू थे, और ईस्ट बंगाल में जो लोग रहते थे उसमें ज्यादातर मुस्लिम्स थे। तो जो कर्जन, लॉर्ड कर्जन था, उसके दिमाग में एक आइडिया है कि अगर सपोज हमने मुस्लिम को ज्यादा फेवर किया तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, और सपोज इनके बीच में हमने अगर फुट पाट दी सीधी सीधी, तो डेफिनेटली हम एक को फेवर करके दूसरे को सप्रेस कर सकते हैं। इससे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम्म। करके हम ज्यादा देर तक रूल कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। तो ये दिमाग लॉर्ड कर्जन का था। तो उसने 1905 में बंगाल को, बंगाल का पार्टीशन किया। उसमें वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को सेपरेट किया। ईस्ट बंगाल में ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और मुस्लिम पॉपुलेशन फेवर में थी इस पार्टीशन के। इसका रीजन ये है कि मुस्लिम ज्यादातर पीजेंट फार्मर्स थे, और उनको सडनली आप बोलोगे कि आप गवर्नमेंट में जाओगे, आपके सलाह सुने जाएंगे,
आप अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं, आप अपने लोगों के लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए सुझाव दे सकते हैं, तो वो क्यों मना करेंगे? फिर उनको गवर्नमेंट में चांस मिल गया और जो प्रोविंस था, उसको डिवाइड करने के बाद झगड़े और बढ़े हिंदू मुस्लिम्स के। और फिर उसके बाद लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी मूवमेंट्स शुरू की, फिर वो सब कहानी आगे जाती है। आपने इधर बंगाल की बात छेड़ दी, तो एक पॉइंट मैं लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इसे आप ही एक्सप्लेन कीजिएगा, लेकिन जो बंगाल फ़माइन था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और उसको मतलब जिसने एग्ज़ीक्यूट किया बंगाल फ़ामाइन लाने का जो ज़िम्मेदार था, वो था विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल हम आजकल ऐसे देखते हैं, हिटलर का नाम लेके हिटलर को बोलते हैं कि इसने ये तो सबसे इविल आदमी है। इसने तो 5 मिलियन जीव्स को मारा, 50 लाख जीव्स को मार दिया। लेकिन एक चीज़ जो दबी रहती है, जो जिसके बारे में लोग बात नहीं करते ज़्यादा, मुझे लगता है वो चीज़ ये है कि बंगाल फेमाइन में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख हमारे जो बंगाली भाई-बहन थे, वो मारे गए, बिना खाने के। ऐसे भूखमरी से सब, और जो भी उसमें ये था डिसीजेस अलग-अलग तरीके के फैल रहे थे, जो कुछ हो रहा था बंगाल में, उस वजह से वो 3 मिलियन मारे गए। लेकिन हम जब भी देखते हैं, इविल हम सिर्फ़ हिटलर को देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उतना ही इविल विंस्टन चर्चिल भी था। और ये अ, एक कह सकते हैं हम कि ये एक जेनोसाइड है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, जिसको उतनी लाइमलाइट नहीं मिलती। लेकिन ये भी एक फैक्ट है, और इसके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा-सा और बता दीजिए बंगाल फेमाइन के बारे में। यस, तो बंगाल फेमाइन जब आया, तब अपेक्षा ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फेमाइन को रोकने के लिए एटलीस्ट जो नुकसान हो रहा है, कम से कम उसके लिए काम करेगी। वहाँ पे जो लोग हैं, वो जो तड़फ रहे हैं, उनको खाना खिलाएगी, उनके उनके रिहैबिलिटाइजेशन के लिए काम करेगी। लेकिन हुआ उल्टा, उन्होंने इनसे टैक्स लेना जारी रखा। और इसलिए हुआ क्या है, जो आम खाने की चीजें हैं वो महंगी हो गई और लोग उनसे भी वंचित हो गए। यहाँ पर खाने के प्रॉब्लम्स थे, पर उसके और ऐड ऑन होके जो टैक्स है वो भी पे करना था उनको। इसकी वजह से बंगाल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और आपको अगर देखना है कि हालत किस लेवल तक खराब थी, तो जस्ट आप गूगल पे चेक करिएगा, बंगाल फेमाइन फोटोज देखिएगा आप सिर्फ। तो उसमें फिर फोटो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि माल न्यूट्रिशन की वजह से लोगों की फिजिक कैसे बन चुकी थी, एकदम स्किनी हो गए थे लोग। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये था कि लोग मर गए थे, और जो पशु थे लोगों के साथ, वो भी मर चुके थे। तो बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने बोला कि ये जेनोसाइड से कम नहीं था। बिल्कुल, ये जेनोसाइड से कम नहीं था, ये क्रुएलिटी का एपिटोम था, हम बोल सकते हैं। और जिस तरीके से इज़राइल क्या करता है कि अपने हॉलोकॉस्ट को भूलने नहीं देता है लोगों को, हमेशा दुनिया को याद दिलाता रहता है। मुझे लगता है इसी राइट। तरीके से अभी कहीं जाके हमने कश्मीर में जो हुआ, उसके बारे में थोड़ी बात की, उसके बाद उस पे फ़िल्म बनी वगैरह कुछ, थोड़ी उस जेनोसाइड पे बात हुई। लेकिन एक बार इज़राइल ने भी उनकी किसी मिनिस्ट्री में जो है, उन्होंने भी ये कहा था कि ये बात आपको उठाती रहनी पड़ेगी, या फिर होलोकॉस्ट मेमोरियल बनाने का भी एक उन्होंने सुझाव दिया था हमें, ताकि हम हिस्ट्री को भूले ना और समझ पाएँ कि हमारे साथ हुआ क्या था, या उन चीज़ों से सीख पाएँ। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि लोग भूल रहे हैं, बात नहीं करते उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में भी बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो एक मेन पिलर है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, उनकी तरफ चलते हैं। गांधी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? या तो गांधी जी का क्या है कि गांधी जी के ऊपर कंट्रोवर्सीज भी बहुत होती है, हो चुकी है। लेकिन गांधी जी का क्या है कि वो अपने वसूलों के बहुत पक्के थे। और जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आया 1915 के दौरान, उसके बाद उन्होंने दो तीन ऐसे सत्याग्रह है, उनको उन्होंने सक्सेसफुली अंजाम दिया। और
वो भी उनका मतलब उनका वर्किंग स्टाइल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था और बहुत ज़्यादा यूनिक था। मतलब वो सीधा लोगों के बीच जाते थे, उनके प्रॉब्लम सुनते थे और उनको सॉल्यूशन देने की उनकी अंदर से पूरे एफर्ट्स लगाते थे उनके सॉल्यूशन देने के लिए। तो ये चीज़ अभी तक कांग्रेस ने देखी नहीं थी कि मतलब कोई एक लीडर है। कांग्रेस का अभी तक रवैया सिर्फ एक मॉडरेट फेज़ था उनका 1885 से लेके 1905 तक। उनमें सिर्फ प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट यही उनका वे था। बट उन्होंने पहली बार देखा कि यार हम में से कोई एक ऐसा नेता है जो लोगों के बीच जा रहा है, लोगों की प्रॉब्लम सुन रहा है, लोगों के लिए हंगर स्ट्राइक्स कर रहा है, लोगों के लिए धरने दे रहा है और दिन भर लोगों के बीच रह रहा है और लोगों के बीच रहता है, लोगों के बीच खाता है, लोगों के जैसे कपड़े पहनता है। तो ये काफ़ी कनेक्टिंग फ़ील हुआ लोगों को भी, कि यार मतलब ये कोई हमारे में से ही एक है जो हमें जेन्युइनली हमें न्याय देने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए गांधी जी लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। और लोग अक्सर गांधी जी के ऊपर टीका करते कि उनका वे जो था वो ब्रिटिश जैसे एकदम रिजिड गवर्नमेंट के लिए मेरे ख्याल से सही नहीं था, ऐसे लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा। पर आप ये भी जानिए ना कि वहाँ पे उस टाइम के इकोनॉमिकल सिस्टम्स कैसे थे, इकोनॉमी कैसी थी इंडिया की। इंडिया की इकोनॉमी की सिस्टम ऐसी थी कि लोगों की गरीबी बहुत ज़्यादा थी। लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे कि अ, एकदम सब आ गए और रेबेलियन को स्टार्ट कर दिया। आर्म्स लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे और ऐसे लोगों के लिए आप सीधे बोलोगे कि जाओ अब ब्रिटिशर्स के ऊपर हमले करो, उनके ऑफिसेज़ को डिमोलिश करो, तो ये वे सही नहीं होता उस वक़्त। लोगों के लिए ये मोमेंट ज़्यादा सूटेबल था कि पीसफुली प्रोटेस्ट किया जाए और अ, अपने मतलब पूरी जो अपना इकोनॉमिकल सिस्टम है, उसको मिलते-जुलते कोई मूवमेंट किए जाए। जैसे कि गांधी जी ने खादी को ज़्यादा प्राधान्य दिया। उसमें उनका एक मैसेज ये भी था कि आप अपने स्वदेशी कपड़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करो। आप स्वदेशी कपड़े जब बनाना स्टार्ट करोगे, लोग जब लेंगे वो कपड़े, तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और आपको बेसिक जो चीज़ें बेसिक नीड्स जो होती है, शेल्टर, फूड एंड क्लॉथ, ये भी आपकी पूरी होगी। तो ये सब गांधी जी का बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव था जो नज़रअंदाज किया जाता है अक्सर। मुझे लगता है कि इस गांधी जी की सोच को लेकर आज भी हम चल रहे हैं और हमारा आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। यस। तो आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी ने आके धीरे-धीरे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उन प्रोटेस्ट को सब सत्याग्रह को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन फिर ऐसे क्या सिचुएशंस या ऐसे क्या माहौल बनते गए कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना तय हो गया? तो इससे पहले कि मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली चीज़ थी एक्चुअली, कि इसके बाद जब गांधी जी आए तब उन्होंने पहले चंपारण में सत्याग्रह किया, उसके बाद अहमदाबाद में स्ट्राइक की, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। और चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ जिसमें 22 जो पुलिसमैन थे वो मर गए थे और उस इससे गांधी जी व्यतीत होके उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहां पर ही रोक दिया था। इसके बाद गांधी जी को 6 साल की जेल हो गई थी और इसके बाद जो लाहौर जो नेहरू का जो रिपोर्ट था, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उनका एक रिपोर्ट आया था जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के इक्विवेलेंट ही था। तो उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया, दांडी मार्च किया उन्होंने और जो सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स था उसको हुँ, उन्होंने अबॉलिश कर दिया। तो ये होने के बाद फिर गांधी जी को फिर से एक बार मतलब उनको लंदन बुलाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाने के बाद वो जब वापस आए तब उनको जेल में डाला गया सीधा। क्योंकि वापस उनका इरादा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का दूसरा फेज उनको चालू करना था, लेकिन उससे पहले अच्छा। ब्रिटिशर्स ने उनको जेल में डाल दिया। फिर 1940 में ऐसा हुआ, 1914 में ये हुआ कि अ, वॉर शुरू हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद उससे पहले 2 साल उससे 2 साल पहले एक इलेक्शन हुई थी। वो इलेक्शन 1919 के जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट लाया था ब्रिटिश, तो उसके तहत वो इलेक्शंस हुए थे।
और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पार्ट लिया था और मुस्लिम लीग ने भी पार्ट लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस इलेक्शन में 1585 सीट्स में से 407 सीट्स मिली थी और मुस्लिम लीग को मात्र 106 सीट्स मिली थी। और उसमें भी उनमें उनको सेपरेट इलेक्टोरेट से उतनी सीट्स मिली थी। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स में क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे और जो कैंडिडेट्स होंगे वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे। ये होने के बावजूद मुस्लिम लीग को इतना कम सपोर्ट मिला इंडिया के मुस्लिम्स का। तो हम्म। इससे जिन्ना परेशान हो गया। और वो आग बबूला होने के बाद उसने फिर लाहौर रिजोल्यूशन किया। उसमें पाकिस्तान की मांगना शुरू किया। पाकिस्तान के लिए वो उनको पाकिस्तान के लिए उनके एंडेवर्स शुरू हो गए 1940 से। तो 1940 के बाद 1942 में ये हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने के बाद काफी ज्यादा उसको रिस्पांस मिलने लगा। क्विट इंडिया मूवमेंट को 80,000 लोगों को ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था उस वक्त। और गांधी जी ने बोला था कि अगर कुछ भी हो जाए आप पीसफुली प्रोटेस्ट करोगे। और पूरे भारतीय लोगों ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया भी। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई। और गांधी जी को जेल में डालने के बाद कई ऐसे नेता थे कांग्रेस के जो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा था। और आंदोलन कम ही समय में ही बहुत ज्यादा मास मूवमेंट बन चुका था। इससे घबराए ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स को इंडिया भेजा, स्टैफोर्ड क्रिप्स को। तो क्रिप्स ने क्या किया, क्रिप्स ने भारतीयों को एक ऑफर दिया था। इससे पहले ऑगस्ट ऑफर था। ऑगस्ट ऑफर में क्या था कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। दर्शकों के लिए मैं बताता हूँ डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि इंटरनल अफेयर्स पूरे इंडिया के लोग देखेंगे और पर नॉमिनल हेड ब्रिटिशर्स होंगे डोमिनियन हम्म। स्टेटस में। और ये वाला डोमिनेंट स्टेटस ये था कि इंडिया के लोग बाकी सब देखेंगे लेकिन फाइनेंस नहीं देख सकते, डिफेंस नहीं देख सकते, और नॉमिनल हेड ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स होंगे। तो ये तो रिजेक्ट कर दिया, जिन्ना ने भी रिजेक्ट कर दिया था और कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्रिप्स आया इंडिया में। उसने भी कुछ ऑफर्स दिए। उसने बोला कि ठीक है, आपको फाइनेंस और आप रख लो, फाइनेंस और डिफेंस भी आप रख लो, लेकिन आपको एक चीज करनी पड़ेगी। क्रिप्स इंडिया में क्या हुआ था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट को ये मौका दे दिया गया कि आपको चूज करना है। आपको अगर यूनियन में ज्वाइन करना है तो यूनियन में ज्वाइन करिए, नहीं तो आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो एक इनकार कर दिया कि अगर प्रिंसली स्टेट को इतनी छूट मिल जाए तो फिर पॉकेट्स बन जाएंगे ना इंडिया के। इंडिया एक अखंड भारत थोड़ी बन सकता है, पॉकेट्स बन जाएंगे तो और भी वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आगे जाके नया रूप धारण कर सकते हैं इन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। और फिर उसके बाद क्रिप्स इंडिया फेल हो गया। फिर क्रिप्स का ऑफर जो था वो फेल हो गया। उसके बाद 1945 में वेवेल ने एक वेवेल इंडिया आया, उसने अपना प्लान दे दिया। वेवेल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो बैलेंस रिप्रेजेंटेशन देने का उसका इरादा था। मतलब सभी मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यूरोपियन लोग कुछ इंडिया में रहते थे, उनके लिए कुछ प्रावधान थे उसमें। तो बैलेंस रिप्रेजेंटेशन देने की उसकी योजना थी। लेकिन क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग थी उसका मुस्लिम्स के लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिखा उसको, तो शिमला कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे मुस्लिम लीग ने वो इनकार कर दिया उस ऑफर को मानने के लिए। तो वेवेल प्लान भी फेल हो गया। और फिर 1946 में इलेक्शंस हुए थे, ऑल इंडिया प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। और उसमें उस इलेक्शन में 473 में से 407 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी। अब सीधा सीधा ये तो तय था कि गवर्नमेंट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनेगी। तो जिन्ना आग बबूला हो गया। अब उसको, उसका सपना था एक अलग देश पाकिस्तान बनेगा, लेकिन उसको मैंडेट तो कुछ मिला नहीं था पब्लिक से। तो और परेशान हो गया और उसने डिक्लेयर कर दिया अगर मुस्लिमों के लिए अगर सेपरेट आप करोगे नहीं देश, तो हम डायरेक्ट एक्शन का प्रावधान करेंगे, हम डायरेक्ट एक्शन को अवलंबन करेंगे उसका। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल में इनकी गवर्नमेंट थी, मतलब कोalition गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी बंगाल में। मुस्लिम लीग और एक पार्टी थी उसके साथ कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। और उन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया था कि आपने अगर ऐसा नहीं किया तो 16 अगस्त 1946 को हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। मतलब हम अपना देश खुद बनाएंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं।
अगर आपने खुद से नहीं किया तो। बंगाल में हुआ ये कि वहां पे इनकी मिलीजुली सरकार थी, तो इन्होंने क्या किया, इनके जो सीएम थे, इन्होंने पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया और पूरे सारे जो मुस्लिम समाज है उसको भड़का दिया कि देखो मुस्लिमों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट खुद बना ली, मुस्लिमों को तो कोई पूछेगा भी नहीं अब। वो मुस्लिमों को और प्रोवोक कर दिया इन्होंने। जो मस्जिदों में जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे थे उनको भी उन्होंने हत्यार थमा दे, उनको भी प्रोवोक कर दिया और राइट्स करना चालू कर दिया। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज थी उनको जला दिया। कुछ स्लम्स के लोग जो थे सब, बाकी एरिया के लोगों ने अपने ताला लगा के अंदर सुरक्षित थे वो लोग, लेकिन स्लम्स के जो लोग थे वो तो असुरक्षित थे। इन्होंने स्लम्स में जाके लोगों को जिंदा जला दिया। गर्ल्स के साथ या लड़कियों के साथ, विमेंस के साथ गलत हरकतें की। काफी ज्यादा वो कांड हो गया था। पब्लिक प्रॉपर्टीज को जला दिया था काफी ज्यादा। पूरा मतलब माहौल एकदम खराब कर चुके थे वो बंगाल का। तो ये था प्री इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग इंडिया आए, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए इसको कैबिनेट प्लान बोला जाता है। कैबिनेट प्लान के अकॉर्डिंग फेडरल गवर्नमेंट की उन्होंने एक प्लान रखा था, एक योजना रखी थी। फेडरल गवर्नमेंट में क्या था उनका कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी, मतलब स्टेट्स होंगी, वो ज्यादा पावरफुल होंगी और जो सेंटर होगा वो कम पावरफुल होगा। अब जिना को एक ट्रिगर हो गया कि ठीक है, ये प्लान तो सही लग रहा है, क्योंकि सेंट्रल अगर पावरफुल होता है तो डेफिनेटली वो प्रोविंसेस को सप्रेस करेगा। अगर कल उसके जो स्टेट्स है, जो उसके पाकिस्तान की जो स्टेट्स सो कॉल्ड थे उस वक्त, अगर उसको इनसिक्योरिटी थी, अगर कुछ होता है तो सेंटर कुछ अमेंडमेंट करेगा, सप्रेस कर देगा डिमांड पाकिस्तान की। लेकिन इसमें सेंटर के पास इतनी पावर नहीं है, तो इसको क्या लगा कि हम स्टेट्स पहले पहले बना लेंगे और फिर बाद में हम डिटैच हो जाएंगे सेंटर से भी। तो ऐसे इसका प्लान था। लेकिन फिर कांग्रेस के लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, सेंटर के पास अमेंडमेंट की भी पावर होनी चाहिए, सेंटर इतना वीक नहीं होना चाहिए। फिर पूरा मतलब इसके ऊपर मोहरा लग गया कि हाँ, सेंटर के पास भी थोड़ी पावर होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर जिन्ना ने वो प्लान रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे ये प्लान भी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। पहले तो जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं जाना है, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन उसको एक आइडिया आया कि ठीक है यार, हम नहीं जाते हैं लेकिन हम जाके काम तो बिगाड़ सकते हैं इनका। मतलब हम्म। जिन्होंने ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि काम बिगड़े, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम ना कर पाए, तो उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद लॉर्ड माउंट बैटन इंडिया आया। उसके बाद 1947 में उसने क्या किया, माउंट बैटन प्लान दिया कि ठीक है, तुम लोग इतने झगड़ रहे हो तो क्या करो कि जो पंजाब और सिंध है, जो पंजाब और बंगाल है, ईस्ट बंगाल, वो मुस्लिम लीग, जैसे मुस्लिम लीग का कहना है कि पाकिस्तान बन जाए, तो ठीक है, उसको पाकिस्तान बना लो। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब जो आज का जो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, वो हम्म। नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में आता है। और सिंध, जो कराची, हम्म। जहाँ पर आज का कराची है, वहाँ पे सिंध है। हाँ। तो माउंट बैटन का प्लान ये था कि इन दोनों लोकेशंस के ऊपर प्लेबिसिट हो जाएगा, मतलब लोगों को पूछा जाएगा कि आपको इंडिया में जाना है या फिर पाकिस्तान में जाना है। इन दोनों प्रोविंसेस में क्या हुआ था कि राजगोपालाचारी पहले बोले, जिन्होंने पहला प्लान दिया था इसके पहले, कि इन प्रोविंसेस में मुस्लिमों को भी वोटिंग का राइट होना चाहिए और बाकी जो लोग हैं उनको भी वोटिंग का राइट होना चाहिए। लेकिन जिना को वो प्लान पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसका कहना ये था कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को वो राइट होना चाहिए कि आपको इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में रहना है। तो इसलिए जो माउंट बैटन का प्लान था वो ये था कि ठीक है, मुस्लिमों को ही उन्होंने पूछा सिर्फ कि आपको इंडिया में जाना है या फिर पाकिस्तान में रहना है। तो सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन्होंने पाकिस्तान को चूज किया क्योंकि मुस्लिमों ने ही वोट किया था और मुस्लिम लीग के फेवर में थे, तो इन्होंने वोट किया था। अब बाकी बाकी जो प्रिंसली स्टेट बचेंगे बाकी जो प्रिंसली स्टेट बचेंगे उनके पास ये राइट होगा कि वो चूज कर सकते हैं कि हमें इंडिया में जाना है या फिर पाकिस्तान में जाना है। तो ऐसे 563 प्रिंसली स्टेट्स थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 560 प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ऑलरेडी शामिल किया था 15 अगस्त 1947 से पहले ही। लेकिन 3 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद।
तो जम्मू कश्मीर का क्या था कि राजा हरि सिंह थे। पहले हम हैदराबाद की बात, पहले हम जूनागढ़ की बात करते हैं। जूनागढ़ में क्या था कि वहाँ के जो लीडर थे, वहाँ के जो किंग थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन जो पब्लिक थी वो हिंदू थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम प्लेबिसाइट लेते हैं, जैसे पब्लिक बोलेगी वैसा होगा। 99% पब्लिक ने इंडिया को चूज किया, तो जूनागढ़ इंडिया का पार्ट हो गया। बचे दो प्रोविंस, हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम था, उसको अपनी आर्मी पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था, रजाकारों के ऊपर। रजाकार बोलते थे उस आर्मी के ऊपर। और वो आर्मी ने कुछ एट्रोसिटीज चालू कर दी थी। तो इंडिया ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी भेजी हमारी, और आर्मी ने एक दिन में ही पूरे उस रिबेल को ही क्रश कर दिया था। और नवाब जो वहाँ का जो निजाम था, उसके सामने फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रखा, उसको साइन करना ही पड़ा। फिर हैदराबाद बन गया इंडिया का पार्ट। अब आते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर के किंग जो थे, महाराजा हरि सिंह, वो तो हिंदू थे, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। तो पाकिस्तान बोला कि नहीं नहीं, ये तो मुस्लिम पॉपुलेशन, प्लेबिसाइड करो आप यहाँ पे। पर वहाँ के राजा हरि सिंह थे, उनका कहना यह था कि नहीं, ना मुझे इंडिया ज्वाइन करना है, ना मुझे पाकिस्तान ज्वाइन करना है, मुझे स्विट्जरलैंड की तरह एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो ठीक है, उन्होंने हम इंडिया ने तो कबूल कर दिया कि ठीक है, आपको सेपरेट चाहिए तो सेपरेट चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने कबालियों को भेज दिया उनके ऊपर अटैक करने के लिए। मतलब जबरदस्ती से उन्होंने कश्मीर हथियाने की हम्म। कोशिश की। तो उन्होंने अटैक किया कबालियों ने, मतलब फॉल्स मिलिट्री थी वो। हम्म। उनको ऐसे दिखाना था कि ये तो हमने ऑफिशियली भेजी गई आर्मी नहीं है, लोगों ने खुद जाके वहां पे अटैक किए थे, ये दिखाने की कोशिश की थी। फिर राजा हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि स्टेट जल रहा था उसका। उसने फिर इंडिया के पास आया वो, और बोला कि बचाओ मेरे स्टेट को। और फिर हमने क्या किया कि हम उन्हीं को बचा सकते हैं, हम आपको मिलिट्री हेल्प तब दे सकते हैं जब आप हमारे पार्ट हो, मतलब आप इंडिया के पार्ट हो। तो उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा दिया, और फिर जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट हुआ, और हमने आर्मी भेजी थी। और फिर तब तक कबाली काफी अंदर आ चुके थे। और जब तक मतलब फिर भी इंडियन आर्मी ने उनको श्रीनगर से ऊपर काफी हद तक खदेड़ दिया था। लेकिन हम जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि यूएन नहीं जाना चाहिए था उस वक्त, और नेहरू जी यूएन गए थे, और यूएन ने ऑर्डर पास कर दिया कि जहां पर दोनों फोर्सेस है वहां पर ही रुके, और पीओके जो हमारे इंडिया का पार्ट था, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है तब से। हम्म। ये बहुत इंटेंस आपने ये जो बताया, पूरा मुझे दिख रहा था वो सब। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स भी वो सब महसूस कर पा रहे होंगे कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे। अ, अब इसके बाद जो भी चीज़ बची है, मुझे लगता है कि हमें उसको अलग से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिनको आप सामने रहे हो अभी, और इतना अच्छी तरीके से आप जो बता रहे हो, मुझे लगता है उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और कहीं कहीं पे हमें समय की थोड़ी सी, मतलब ये है, लिमिट है, लिमिटेड समय हमारे पास रहता है। तो मुझे लगता है कि ये कर देते, और उसके बाद इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, और उन सब चीज़ों को कवर करने वाला एक हम अलग एपिसोड लेके आएंगे। तो वीवर्स, आप यहाँ तक आए एपिसोड के एंड तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने एंजॉय किया होगा ये एपिसोड बहुत ज़्यादा, और इसी का हम जो कंटिन्यूएशन पार्ट है वो ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।